वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये एक छोटा सा डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू योर पेपर नंबर 15 एंड जो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो फाइनल लेवल का पेपर है, एससीएम जिसको आप बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए जो बिट क्वेश्चंस हैं। बिट क्वेश्चंस आर बेसिकली नथिंग बट दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस which in fact institute had issued recently, and owing to the this your online examination that the student are requesting that the MCQ have to be in fact given the more emphasis। तो ये जो जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट्स जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये आपके जो है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये बिट क्वेश्चंस के नाम से हैं, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, राइट। तो ये मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लोड किए हैं और एक स्टूडेंट्स ने भी मुझे मेल किए थे। तो ये दीज आर द कर्टसी बाय द विजयवाड़ा चैप्टर। जो विजयवाड़ा चैप्टर है उसने ये एमसीक्यू आपके तैयार किए हैं, तो वी शुड थैंक फॉर देम। एंड दीज आर द आई थिंक 98 क्वेश्चन इन दिस पेपर। तो these are the 98 question। तो I believe in your examination there will be 5-6 question come from this out of this 98 क्वेश्चन। तो इसको हम बहुत सीरियसली और बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी काफ़ी एक मेरे पास रिक्वेस्ट था कि सर इसको आप कराइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है पॉसिबिलिटी है। दैट विल बी एमसीक्यूज आर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर पासिंग और फेलिंग द एग्जामिनेशन। तो ये बिट क्वेश्चंस मैं शुरू कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो देयर में बी 2 और 3 क्लासेस फॉर इट बट हम इनकी कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। और मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि इसमें से आउट ऑफ जो मैंने पहले भी कहा कि जो ये क्वेश्चन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, तो शुरू करते हैं। तो वही जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एक तो ऑप्शन चूज करना होता था और जस्टिफिकेशन लिखना पड़ता था। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो कैसे जस्टिफिकेशन लिखवाएंगे, ये थोड़ा एक विषय हो सकता है अलग। बट आपको अगर क्वेश्चन आता है तो फिर वो कैसे भी लिखवाएं, चाहे उसको पार्ट में आपसे टाइप करवाएं या जो भी जैसे करवाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू दैट इंस्टीट्यूट विल इवॉल्व और इज इवॉल्विंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अब मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट टर्म नॉर्मली यूज्ड इन द वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस में कौन सा टर्म यूज नहीं किया जाता? देखो, वैल्यू एनालिसिस जिन लोगों ने एमसीक्यू क्लास पहले देखी है, वैल्यू एनालिसिस मैंने आपको काफी इसके डिटेल बताया हुआ है। तो इसमें सही पूछो तो आपकी जो है जो वैल्यूज हैं, रीसेल वैल्यू यूज नहीं की जाती इसमें, क्योंकि रीसेल वैल्यू तो जब यूज होती है जब आपका कोई हम किसी कॉस्टिंग व्यू पॉइंट से कर रहे हैं। वैल्यू वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, हम फंक्शन को, जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यूज को कॉस्ट से देखते हैं कि हमारे पर कॉस्ट पे क्या फंक्शन और कॉस्ट का रिलेशन क्या है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो वैल्यू वैल्यू अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, वैल्यू एनालिसिस जो है वो आपका क्या है, एक फंक्शनल एनालिसिस है बेसिकली। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या है, ये आपकी कॉस्ट के साथ यूटिलिटी देखता है। ठीक है, तो फंक्शनल एनालिसिस है, राइट। तो इसमें ये यूज वैल्यू भी होती है, एस्टीम वैल्यू भी होती है और कॉस्ट वैल्यू भी होती है। अब मैं इनको आपको समझा देता हूँ। देखो, ये वैल्यू वैल्यू एनालिसिस जो होता है और वैल्यू इंजीनियरिंग, ये बेसिकली आप ये मानिए कि डिजाइन के टाइम पे हम जो उसकी वैल्यू को, कॉस्ट को रिडक्शन करते हैं, वो वैल्यू एनालिसिस होता है। तो रीसेल वैल्यू नॉर्मली आप जब स्क्रैप वैल्यू या जब आप बेचते हैं उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो रीसेल वैल्यू होती है। अब यूज वैल्यू और एस्टीम वैल्यू क्या है? यूज वैल्यू वो होती है किसी किसी फंक्शन को यूज करने की वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल आपको उसमें भी दिया था, कार है। अब कार मान लीजिए एक बेसिक कार है। अब मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगा, बेसिक कार है, ठीक है, जैसे बहुत बेसिक कार है। और एक कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी की कार है ना, स्पोर्ट कार है मान लो, ठीक है। अब अगर इसमें आप देखोगे तो ये हो सकता है 4 लाख रुपए की मिले, हैं। और ये जो है आपकी, हो सकता है ये 12-14 लाख रुपए की मिले। ये जस्ट दीज आर द आर्बिट्री फिगर जिनको मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो देखो, दोनों कार क्या कर रही है, कार का बेसिक काम क्या होता है, राइट। कार जो होती है आपकी, कार जो होती है उसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। तो वो फंक्शन तो दोनों कर रही हैं, ये भी करेगी बेसिक वाली भी और स्पोर्ट्स वाली भी करेगी, तो इसको कहेंगे यूज वैल्यू।
लेकिन जो इसमें ये कंफर्ट और दूसरी चीजें सेफ्टी फीचर्स होंगे, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 4 लाख और 12 लाख के बीच, ये उन चीजों का है। एक एक सोशल वैल्यू जुड़ेगी कि भाई जो बड़ी कार में बैठा है उसको वो पैसे वाला है, इस तरह की बातें जो होंगी वो दीज आर द एस्टीम वैल्यू। तो यूज वैल्यू तो वही है दोनों केस में। कार कार का काम है, आप जिस कार में बैठोगे आपको 100 किलोमीटर जाना है, आपको ये भी ले जाएगी ये भी ले जाएगी, लेकिन ये इसके साथ एस्टीम वैल्यू जुड़ी है, ये वैल्यू को एस्टीम वैल्यू कहते हैं। और कॉस्ट वैल्यू तो आप जानते हैं, जो कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू निकलती है वो कॉस्ट वैल्यू निकलती है। तो इसमें फर्स्ट में आपका ऑप्शन ए है, जो आपके रिसेल वैल्यू वैल्यू एनालिसिस में नहीं यूज होता। ये तीनों टर्म आपके यूज होते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एमसीक्यू के, खाली मुझे आपको ये नहीं बताना कि एक ऑप्शन ठीक है, मैं आपको जस्ट आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। सेकंड में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर द जिट प्रोडक्शन। जिट प्रोडक्शन का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ये एक जापानीज वर्ड है। जस्ट इन टाइम क्या बिलीव करता है? जस्ट इन टाइम ये बिलीव करता है कि हम जीरो इन्वेंट्री की तरफ चलते हैं। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में देखें तो वो क्या होते हैं कि वे एक वो क्या करते हैं, सेल फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, एक सेल फोरकास्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये दे ट्राई टू पुश द प्रोडक्ट इन द मार्केट। सपोज दिस इज द मार्केट, दिस इज द प्रोडक्ट। ये पहले क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आएगी, फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन कर लेंगे और फिर उसको बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिट उल्टा करता है। तो इस केस में इनको इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ती है। मान लो ये प्रोडक्ट इनके पास होगा तभी तो दे विल ट्राई टू पुश इनटू द मार्केट। जिट जिट के केस में क्या होता है, वो बेसिकली क्या कहता है कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो यू विल बी, योर सिस्टम इज एबल टू मेक द प्रोडक्ट एज एंड व्हेन यू रिसीव द ऑर्डर। तो आपको इन्वेंट्री भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिट प्रोडक्शन आपके सुटेबल किसके लिए नहीं होता? एक तो बैच प्रोडक्शन। आंसर तो इसका यही है, बैच प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं होता। बैच प्रोडक्शन कौन सा होता है? बैच में जो प्रोडक्शन करते हैं। कभी आपने अगर मेडिकल्स की दवाइयां खरीदी होंगी मेडिकल स्टोर से, तो उस पर एक बैच नंबर लिखा रहता है। ठीक है, बैच नंबर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की एक गोली है तो वो कुछ बैच में बनाएंगे, इतनी गोली पर्टिकुलर बैच में बनाएंगे, फिर वो बैच जाएगा, फिर अगला बैच शुरू होगा। तो उस केस में आपको जीरो इन्वेंट्री नहीं कर सकते आप इस वाले केस में। ठीक है, तो इसलिए बैच प्रोडक्शन के लिए आपका जिट सुटेबल नहीं है। जो भी चीज आप बैच में बनाते हैं, बैचेज का मैंने जो आपसे आपको एग्जांपल दिया कि दवाइयाँ जो आपकी हैं, मेडिसिन हैं, वो सब बैच प्रोडक्शन में बनती हैं। तो वहाँ के लिए ये बैच प्रोडक्शन में ये सिस्टम अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो जो इन्वेंट्री है, जीरो इन्वेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ये काम नहीं कर पाएगा जीरो इन्वेंट्री के केस में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। जॉबिंग प्रोडक्शन में कर सकते हैं कि जॉब में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको जैसे एक ऑर्डर मिलता है, आप उस हिसाब से सामान खरीदते हो और जॉब बना देते हो। प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहते हो, आप सप्लाई करते रहते हो, आप बनाते रहते हो, आप सप्लाई का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रहता है। और सर्विस के केस में सर्विस भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे सर्विस आपकी आती है, उसके हिसाब से आप उसको सप्लाई करते हो सर्विस को। तो बैच प्रोडक्शन के केस में जिट को यूज नहीं किया जा सकता। राइट, अब मैं अगला चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली होता है क्या है, जब हम डिपार्टमेंट की, जब हम जैसे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट या डिवीजन होते हैं। मान लीजिए ये कंपनी है, इसके अंदर मान लीजिए कितने डिपार्टमेंट हैं, 1 2 3 4 और भी हैं। तो अब इन डिपार्टमेंट में आपस में ये अलग अलग काम करते होंगे। ठीक है, इन सब डिपार्टमेंटों के प्रॉफिट एज ए कंपनी को मिलते होंगे, ये मान लो कंपनी है। तो अब इन सब की परफॉर्मेंस को निकालने के लिए, ठीक है, हम एक ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ऐसा भी हो रहा होगा कि कुछ ये कोई चीज सामान बनाता होगा, वो ये इंटरनली ये यूज कर लेता होगा। ठीक है, तो अब इनकी परफॉर्मेंस कैसे आई, क्योंकि इनकी 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 परफॉर्मेंस कैसे हम निकाल पाएंगे भाई, इनकी हो सकता है इन्होंने ज्यादा काम किया हो, इन्होंने कम काम किया हो, या इनकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इनकी वजह से कम हो रहा, तो इनके एम्प्लॉय को हम ज्यादा इंक्रीमेंट दे देंगे। लेकिन उसके लिए पैरामीटर्स कुछ चाहिए ना। तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इंटरनल प्राइसिंग होता है, मतलब एक नोशनल प्राइस होता है जिसपे ये यूनिट, मान लो पर्टिकुलर ये यूनिट इस यूनिट को ट्रांसफर करेगी। मतलब एक तरह से इंटरनल सेल होती है विद इन द कंपनी। तो वो प्राइस, द प्राइस एट विच द दिस वन डिपार्टमेंट और वन डिवीजन ऑफ द कंपनी ट्रांसफर इट्स आउटपुट टू द अनदर डिपार्टमेंट, तो दैट प्राइस का ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसमें कौन सा मेथड यूज नहीं होता? तो कॉस्ट प्लस तो हमेशा होता है। कॉस्ट प्लस तो बेसिकली जान है ट्रांसफर प्राइसिंग की।
और यही ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं, जो आपके इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग होता है ना, जो आपके आर्म लेंथ वगैरह जो सेक्शन 92 वाले जो होते हैं इनकम टैक्स में आते हैं आपके, तो उसमें भी ये कॉस्ट प्लस मेथड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो यूज होता है। अच्छा, इंटरनल प्राइस ट्रांसफर, ये इंटरनल प्राइस ट्रांसफर को हम जो है, ये मेथड नहीं है, ये इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का ही नाम है भाई। इंटरनल प्राइस, इंटरनल मतलब प्राइस किसके लिए, इस ये इंटरनल डिपार्टमेंट आपस में एक कौन सा प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको ट्रांसफर प्राइस को इंटरनल प्राइस भी कहते हैं। तो ये कोई मेथड नहीं है, ये मेथड नहीं है। तो आंसर तो इसका ये बी है। और मार्केट बेस्ड प्राइस तो होता है ट्रांसफर प्राइस में हम लेते हैं, और टू पार्ट का मतलब होता है स्प्लिट, स्प्लिट प्रॉफिट जो आप पढ़ते होंगे, इसके नाम को टू प्राइस भी कहते हैं, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस भी कहते हैं, है ना। तो ये आपका इंटरनल प्राइस मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस होता है, मार्केट बेस्ड तो होता ही होता है, और टू पार्ट का मतलब प्रॉफिट स्प्लिट जहां पे हम बोलते हैं, या टू पार्ट भी उसको बोल देते हैं। तो इसका आंसर आपका बी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हेन इज द स्कीमिंग प्राइसिंग अप्रोप्रिएट। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, स्कीमिंग प्राइसिंग जो होती है, ये आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने अगर पढ़ी होंगी, कि जो प्राइसिंग हम डिसाइड करते हैं, तो उसमें स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, जिसमें आपके बहुत ही डायनेमिक टाइप के हैं, तो शुरू में जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हाई हाई आपकी हाई वैल्यू पे आप सेल करते हो, राइट। हाई हाई प्राइस, या कह लो हाई प्राइस पे आप सेल करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट आता है धीरे धीरे उसमें, और दूसरे कंपटीशन भी आ जाते हैं, फिर उसको एक नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। तो ये जब, ये क्यों हाई प्राइस क्यों देगा कोई, मतलब स्कीमिंग प्राइस में क्या है, आप एडवांटेज लेते हो, जैसे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं, जैसे कोई मोबाइल वर्जन, कुछ एडिशनल कोई ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आ गया, या कुछ इस तरह के सिस्टम आ गए, तो वो शुरू में आप देखेंगे बहुत महंगा बिकता है। या जैसे आप देखेंगे, पहले आप टेलीविजन अगर देखते होंगे, तो पहले ऐसे इस तरह के जो सीआरटी डिब्बे वाले टेलीविजन होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके सीआरटी आती थी उनको, फिर सीआरटी के बाद फ्लैट स्क्रीन आ गई, ठीक है, फ्लैट स्क्रीन टीवी हो गए हैं। फ्लैट स्क्रीन के बाद फिर क्या हो गया, एलसीडी आ गई, एलसीडी टीवी आ गए। एलसीडी के बाद क्या हो गया, एलईडी टीवी आ गए। एलईडी टीवी के बाद क्या हो गया, अब ओएलईडी टीवी आ रहे हैं, ठीक है, ओएलईडी टीवी आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब ये आप, अब इनको कोई खरीदता भी नहीं है, जो कि शुरू में आए थे तो ये बहुत महंगे होते थे। फिर जब ये शुरू में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो फिर दूसरे कंपटीटर भी आते हैं, फिर इसके प्राइस एस्टेब्लिश हो जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर जैसी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, यहाँ पे फिर ये बहुत तेज ऊपर प्राइस भागता है इसका, फिर ऑब्वियसली फिर कंपटीशन आ जाता है, और फिर ये नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, फिर इसको बड़े हाई प्राइस पे बेचा जाता है। तो ये क्या होता है कि कब ये यूज किया जा सकता है, जब आपका द डिमांड इज वेरी इलास्टिक। नो, डिमांड इज वेरी इलास्टिक का मतलब क्या है, कि डिमांड जो है प्राइस के साथ उसका रिलेशन ये है। इलास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड इज वेरी इलास्टिक का मतलब ये है कि आप सेल प्राइस अगर घटाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये तो गलत है। व्हेन द प्रोडक्ट इज न्यू एंड डिफरेंट, जो चीज मैं बता रहा हूँ कि कोई नया इनोवेशन आया, नई चीज आई, तो आप उसमें इस स्कीमिंग प्राइसिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ठीक हो गया। इफ देर इज ए लिटिल चांस ऑफ अचीविंग द इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो ये भी नहीं है। इकोनॉमी स्केल तो मतलब ये कि आप जो उसके मास प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल एक सर्टेन वॉल्यूम पे आप जाके लेके आते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को। और डिमांड इज इनलास्टिक, जो मैंने आपको बताया इसका उल्टा, ये भी आपका गलत है, कि डिमांड जो है प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती, इनलास्टिक है वो, मतलब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती नहीं है। इफ देर इज ए लिटिल कंपटीशन एंड हाई बैरियर टू एंट्री, तो ये भी नहीं है इसका। स्कीमिंग प्राइसिंग जो है, स्कीमिंग प्राइसिंग वही मैंने कहा कि जब कोई नया प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, तो वो एक हाई प्राइस पे उसको सेल किया जाता है, और फिर दूसरे प्रोडक्ट, फिर कंपटीशन आने के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी आपका रिलेवेंट है, तो आंसर इज बी बेसिकली, ठीक है। आंसर इज बी बेसिकली। अब 5वां नंबर का सवाल मैं करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ अराइविंग एट द सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट फॉर ए बिजनेस। सेलिंग प्राइस किसके लिए निकालने के लिए कौन सा मेथड है, तो कौन सा मेथड है, लाइफ साइकिल प्राइसिंग है, बिल्कुल है। प्राइस स्कीमिंग जो आपने पढ़ा है ऊपर, ये भी है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये भी है।
और टारगेट कॉस्टिंग, ये सेलिंग प्राइस निकालने का मेथड नहीं है बेसिकली। सेलिंग प्राइस निकालने, मैंने आपको टारगेट जो पढ़ाए थे आपकी टारगेट कॉस्टिंग जब मैंने पढ़ाई थी तो क्या होता था कि आपका सेलिंग प्राइस पे आप एक प्रॉफिट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस में आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो उसको कहते हैं टारगेट। पहले आप टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस ये मार्केट डिसाइड एक तरह से कर देता है। तो फिर आपको जो कॉस्ट बचती है, आपने टारगेट प्रॉफिट डिसाइड कर रखा है, सेलिंग प्राइस मार्केट एक तरह से डिसाइड कर देगा। तो टारगेट प्रॉफिट को लेने के बाद सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट बचेगी वो उसको टारगेट कॉस्ट कहते हैं। तो टारगेट कॉस्ट जो होती है, इट इज द बेसिकली डिसाइडेड बाय द सेलिंग प्राइस विच इज डिटरमाइन द मार्केट एंड टीपी, सॉरी ये आपका टारगेट प्रॉफिट डिटरमाइन द ओनर ऑफ द कंपनी। वो कहता है मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए, तो रेजिडुअल जो बचता है वो टारगेट कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग इज नॉट ए सेलिंग प्राइस मेथड, बेसिकली इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली, कि आपको कॉस्टिंग ये इस कॉस्टिंग पे आपको ये प्रॉफिट जनरेट करके देना है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग का मेथड है, ना कि सेल प्राइस का मेथड है। तो यानी कि ए और बी सी सही हैं, तो ए बी सी तो आपके बी वाले इसमें सही हैं, बाकी सब गलत होंगे। अब इनको समझते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था, लाइफ का साइकिल कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट के आइडिया जनरेशन से, और आपके आइडिया जनरेशन से लगा के आप उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसका प्रोडक्शन, उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग, उसकी डिस्पोजिशन, इन सब की कॉस्टिंग को कंसिडर करते हैं। प्राइस स्कीमिंग आपने पढ़ ली कि जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट यूज, एक नया प्रोडक्ट लाते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लाते हैं, तो आप बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है घुसना, पेनिट्रेट माने अंदर घुस जाना। तो एक ऐसा प्राइस लाना जिसमें मार्केट को में हम अपनी एंट्री ले सकें। तो इसमें एक तरह से ये ऐसा प्राइस होता है जो कि आपके कॉस्ट से भी कई बार लो हो सकता है, ठीक है। तो आप एंट्री लेने के लिए पेनिट्रेट कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट की पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये लो प्राइस होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग नए प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो फ्री बेचते हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस में हुआ होगा कि कुछ कंपनी ने अपनी सिम्स जो है फ्री बेची थी, डाटा वगैरह भी काफी फ्री दिए थे उन्होंने। तो दैट वाज ए पेनिट्रेशन सिस्टम था वो, हालांकि वो एब्सोल्युटली उन्होंने फ्री कॉस्ट में दिया था, वो एक अलग मेथड है। वो एक अलग उसमें फिर कंपटीशन कमीशन ये सब भी आ जाता है, वो एक अलग चीज है। पर बेसिकली एक पेनिट्रेट करने के लिए, अपने मार्केट में पकड़ बनाने के लिए जो प्राइस होता है, ये कंपैरेटिवली काफी लो होता है। इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते, या कई बार लॉस में भी होता है, या कॉस्ट पे भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो गया 20 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो 6 नंबर का सवाल लेते हैं। ए कंपनी हैज एस्टिमेटेड selling price and variable cost, one of its product is as follows: selling price per unit इसकी probability, और variable cost per unit इसकी probability दी हुई है। 40 रुपीज, 50 रुपीज एंड 60 रुपीज इसकी probability है 0.3, 0.45, 0.25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 20 रुपए की प्रोबेबिलिटी होने की 0.55 है, 30 पे 0.25 है, और 40 पे 0.2 है, ठीक है। तो इसमें ये सेलिंग प्राइस और इसका प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रायिकता हिंदी में कहते हैं इसको, इसको कहते हैं प्रायिकता हिंदी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, प्रायिकता क्या होती है, मैं छोटे तरीके से आपको इसको इसको जस्ट प्रोबेबिलिटी को आपको समझा देता हूँ। कि जैसे आप मैच खेलते होंगे तो आपके पास सिक्का होता है, एक क्वाइन, इसको आप उछालते हैं, उसमें एक हेड होता है और एक होता है टेल। तो अब इसमें क्या है, जैसे आप एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, एक एक चीज ये हो सकती है, और दूसरा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, एक चीज ये हो सकती है। लेकिन मान लीजिए मैंने मैं टीम का कप्तान हूं, मैंने हेड मांग लिया। तो मेरे मतलब टॉस जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मेरे टॉस जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, भाई हेड आ सकता है। तो हेड आ सकता है, ओके। लेकिन दोनों पूरी चीजें कितनी हो सकती है, हेड भी आ सकता है और टेल भी हो सकता है। तो ये दो चीज हो सकती हैं। मेरे फेवर में एक चीज होगी, भाई मेरे फेवर में आएगा तो हेड ही आएगा, ठीक है, तभी मैं जीतूंगा। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5 हो गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 30% एक तरह से संभावना है, इसको अगर कहें क्या, संभावना ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ठीक है, संभावना है 30%। तो ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी का एक पैटर्न दिया हुआ है।
the company will able to sell 100 units of its product in each week irrespective of द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना भी हो हम 1000 यूनिट बेच पाएंगे, ये बहुत कंपनी सर्टेन है। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कह रहा है ये सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट वीकली कंट्रीब्यूशन विल एक्सीड टू 20,000 इज कितनी है? 20,000 से ज्यादा हमारा ये एक कंट्रीब्यूशन वीकली लेवल पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टोटल आपके जब इसमें दिया हुआ है तो इसमें हम एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं कि जब दो इंडिविजुअल प्रोडक्ट होते हैं, दो इंडिविजुअल चीजें होती हैं और जो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो उनकी एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोबेबिलिटी को गुणा करके निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे। तो हमारे केस में 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा भाई? 20,000 से प्रॉफिट ज्यादा जब होगा जब हमारा कंट्रीब्यूशन 20 रुपए पर यूनिट से ज्यादा होगा, है 20 रुपए पर यूनिट से हमारा कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा तभी हमारा जो है ये आपका जो है 20,000 से ज्यादा वो हो सकता है। तो इस केस में आप ये देखो कि भाई हमारे पास आपकी जो दिया हुआ है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए है, ठीक है, 30 रुपए है, 40 रुपए हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो है आपका 40 रुपए है, 50 रुपए है और 60 रुपए है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो रखी है। तो हम अपने फेवर की अगर बात करें तो हमारे केस में क्या हो सकता है? हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन 20 रुपए पर यूनिट से ज्यादा है, ठीक है, तभी हमारा काम बनेगा। तो इन कॉम्बिनेशन में हमारे फेवर में क्या क्या हो सकता है? हमारे फेवर में क्या क्या हो सकता है? देखो अगर हम 40 रुपए का पहले केस के इसको कंबाइन करें, 40 रुपए का सेलिंग प्राइस पे 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 20 रुपए। कंट्रीब्यूशन होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आप जानते हैं। तो पहली हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा दूसरे में देखें, हम दूसरे में क्या है कि हम 50 रुपए सेलिंग प्राइस रखें और 20 रुपए कंट्रीब्यूशन रखें, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रखें, तो 30 हो जाएगा हमारा। तो इस केस में काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसमें? एक तो कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि 50 माइनस 20 वाला, मतलब ये और ये, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.45, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.55, ठीक है। तो इस केस में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30 रुपए होगा हमारा भाई, 50 रुपए का सेलिंग प्राइस होगा और 20 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो कंट्रीब्यूशन 30 हो जाएगा। एक तो ये हो गई। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में देखो कि आपका 50 और 30 पे होगा, अगर इन दोनों को ले हो जाएगा, नहीं होगा, 20 ही कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, ठीक है, 20 ही कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसको इसके साथ देखो, इसको इसके साथ देखो कि 60 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन है सॉरी सेलिंग प्राइस है और 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन होगा, तो बात बनेगी क्या? बात बन जाएगी, ठीक है, बात आपका बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी और इसमें भी बन जाएगी। देखो अब पहले एक एक सेलिंग प्राइस को सारे के साथ आप चाहे करके देख सकते हो। जैसे 40 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस है और 20 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है। तो यानी कि जब यही नहीं बनेगी तो इस सेलिंग प्राइस के साथ कंट्रीब्यूशन ना तो 30, इसमें तो 10 का हो जाएगा और इस केस में इसके साथ 0 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस सेलिंग प्राइस के साथ अगर मैं तीनों के कॉम्बिनेशन देखूं, ना तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, ना यहाँ काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो यानी कि ये सेलिंग प्राइस मुझे किसी काम का नहीं है। इस सेलिंग प्राइस के साथ मैं यहाँ चलूं तो बात बनेगी, 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है, बन जाएगी। इस सेलिंग प्राइस के साथ मैं यहाँ चलूं, बात बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 20 रुपए रह जाएगा। इस सेलिंग प्राइस के साथ मैं यहाँ चलूं, बात बनेगी? नहीं बनेगी, कोई कंट्रीब्यूशन 10 रुपए का रह जाएगा। तो इस प्राइस पे कोई कोई हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं बन रहा। इस प्राइस पे हमारा क्या है? केवल इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है। अब हम इस प्राइस के साथ चेक कर लेते हैं। तो देखो इस प्राइस के साथ साथ चेक करने के लिए हमें क्या है कि 60 रुपए का जो है आपका 60 रुपए अगर जब सेलिंग प्राइस है तो 20 रुपए अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना का? 40 रुपए का। तो यानी कि फेवरेबल रहेगा, हमारे फेवर में बात हो रही है। तो इस केस में क्या होगा? ये 60 माइनस 20, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60 वाले की है 0.25,
ठीक है, और इनटू इसकी है 0.55, ठीक है, 0.55, राइट, ठीक है। अच्छा, 60 के साथ अगर 30 देखेंगे कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो बनेगा कंट्रीब्यूशन, हाँ या 20 से ज्यादा बनेगा, तो ये कंडीशन फिट हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 60 माइनस ये 30 वाला करेंगे तो 0.25, और इसकी कितनी है अगेन 0.25, ठीक है, 0.25, तो ये बनेगा। अच्छा, 60 वाले को 40 के साथ करेंगे तो 40 वेरिएबल कॉस्ट पे, तो कंट्रीब्यूशन 20 रुपए रह जाएगा, यानी कि ये कंडीशन फेल हो जाएगी। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें हमारे फेवर के इवेंट हो रहे हैं। तो इसकी ये हम वैल्यू को निकाल के अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 50, 55, ये आपका पॉइंट 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक है 50, ये आएगा आपका 0.2475, ठीक है 0.2475, और ये 55 दूनी 110, 110, और ये आपका आएगा सॉरी 55, 50, 250, 550, यानी कि 75 आएगा, 375, ये आपका आएगा 0.1375, ठीक है 0.1375, और ये आएगा 25 पंजे 125, और ये आपका 625 आ जाएगा, यानी 0.625 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी आपकी 0.45, 0.45, 4475 आ जाएगी, ठीक है 4475, तो यानी कि 4475 मतलब रफली 45%, तो आंसर इसका सी आ गया। तो इस तरह से हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब आपको अगर मैं दोबारा इस चीज को समझाऊं, इसको रफ कर लेता हूं। देखो इस केस में क्या है, आपको इस कंडीशन को पूरा करने के लिए, इस वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन 20 रुपए से ज्यादा चाहिए। तो अगर ये सेलिंग प्राइस पकड़ता हूं मैं, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करूं, इसके साथ करूं या इसके साथ करूं, मेरा रिजल्ट फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें 20 रुपए कंट्रीब्यूशन है, इसमें 10 रुपए कंट्रीब्यूशन है, इसमें 0 रुपए कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा बनेगा ही नहीं। ओके, अब मैं इसलिए अलग अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं अगर इस प्राइस को लेता हूँ, इस वाले प्राइस को, तो इस प्राइस पे इसको लूं तो बात बनेगी यस, इसको लूं बात नहीं बनेगी क्योंकि 20 रुपए कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, इसको लूं तो भी सॉरी, इसको लूं तो 10 रुपए कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, नहीं बनेगी बात। तो इसके साथ के इस सेलिंग प्राइस के साथ केवल ये फेवरेबल है, इसके साथ कोई भी नहीं है ऊपर वाले के। अच्छा, और ये जो थर्ड वाला है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है, यस 40 रुपए कंट्रीब्यूशन बनता है, इसके साथ ये है बिल्कुल यस 30 रुपए कंट्रीब्यूशन बनता है, इसके साथ ये है नहीं क्योंकि 20 रुपए कंट्रीब्यूशन रह जाता है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसके साथ ये दो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो पहले के साथ कोई नहीं, दूसरे के साथ केवल ये, और तीसरे के साथ ये। तो ये तीन कंडीशन जो है इस तरह से होती हैं, इनकी हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45%, राइट। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सवाल है, आप अब जो लोग मैथ पढ़े होंगे वो जरूर इस बात को समझ पाए होंगे। अच्छा, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडरिंग द कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल ऑर्डर अपॉर्चुनिटी, स्पेशल ऑर्डर अपॉर्चुनिटी की वो कॉस्ट समझ रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी समझ रहे हैं। द ऑर्डर रिक्वायर्ड 1200 1200 sorry 1250 kg of material D. This is the material that is readily available and regularly used by the organization on the normal product. ये जो एक स्पेशल ऑर्डर इनको मिलने वाला है, इसको ये रेगुलरली यूज करते हैं, और ये हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ये आपका स्टॉक में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट थी 795, और 265 केजी मटेरियल पड़ा हुआ था, और ये मार्केट में करंट प्राइस पे मिलता है 3 रुपए 24 पैसे का। कितना मिलता है, 3 रुपए 24 पैसे का ये करंट मार्केट पे मिलता है। तो ये स्पेशल ऑर्डर के लिए शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछना चाह रहा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, द मटेरियल डी नॉर्मली यूज टू मेक द प्रोडक्ट एक्स, ईच प्रोडक्ट of unit X require 3 kg of material D, and if the material D is casted at 3 रुपए per kg, each unit of X yield the contribution of ₹15. The relevant cost ये आपसे पूछना चाह रहा है of D material to be incurred in the costing for the special is nearest to,
तो जो मैंने रिलेवेंट कॉस्ट के आपको सवाल कराए थे, जो जिन लोगों ने ये क्लासेस देखी हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई सामान में रेगुलरली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको वर्डों को ध्यान देना है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो मतलब इसका कहीं यूज है, तो आपके पास दूसरा क्या है, आपको ये कहाँ से लेना पड़ेगा इस केस में आपको, जब ये कहीं आ जाए कि आप रेगुलरली यूज करते हैं इस काम को, इस किसी मटेरियल को या किसी भी रिसोर्सेज को, तो उस केस में आपको मार्केट कॉस्ट लेनी है। आप इतनी सी बात ध्यान रखें तो आपका ये समस्या खत्म हो जाएगी कि जब भी आपके रिलेवेंट कॉस्ट के सवाल में ये चीज आ जाए कि हम रेगुलरली यूज करते हैं इस मटेरियल को, कोई सामान को या मटेरियल को या जिस लेबर को, जिसको भी, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपका अगर मटेरियल कॉस्ट जहां से आपको मार्केट में मिल रहा है वो कॉस्ट रिलेवेंट हो जाएगी, उस पे आपको खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में रिलेवेंट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ऑर्डर के लिए जो 1200 केजी मटेरियल चाहिए, तो इसमें रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 3.24 इंटू 1250। तो ये जो कॉस्ट होगी यही रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये कितनी होती है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितनी होती है, ये आपकी होती है, मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, ये आपकी होगी 3.24 इंटू 1250, तो ये 4050 आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4050, ये वाला बी ऑप्शन ठीक है। बाकी ये सब बात जो कर रहा है आपको ये वाली, इससे कंट्रीब्यूशन इतना आता है और ये आता है, ये सब जो है ये सब आपको उलझाने वाली बातें कर रहा है, उलझाने वाली बातें हैं सब ये। जब आप ये देख लें कि ये रेगुलरली यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हमें फिर कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है रिलेवेंट कॉस्ट के सवाल में। ठीक है, 8 नंबर का सवाल करते हैं। एडर होल्ट यूजेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको आप एबीसी भी कई बार कहते हैं, एबीसी कहते हैं ना आप, एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी जब हम एबीसी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या बता रहा है, द बजटेड कॉस्ट एक्सपेक्टेड फॉर द सुपरवाइजर कॉस्ट पूल। सुपरवाइजर का कॉस्ट पूल उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी कॉस्ट इन्होंने बताई है कि बजटेड यूनिट 5000 है आपकी, और उसमें 75 सुपरवाइजर लगेंगे और उनकी बजटेड कॉस्ट इतनी है। एक्चुअल में हुआ क्या, यूनिट प्रोड्यूस की 5500, आपका एम्प्लाई जो लगे यानी कि जो सुपरवाइजर्स लगे थे, जिसकी सुपरवाइजर कॉस्ट पूल बनाया था 77 लगे, और एक्चुअल कॉस्ट आई इतनी। व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट वेरिएंस फॉर द सेटअप। तो एबीसी कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, एबीसी में क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ लेते हैं, फिर कॉस्ट पूल बनाते हैं। ठीक है, कॉस्ट पूल बनाते हैं, फिर कॉस्ट जो है पूल को, कॉस्ट पूल से आप जो उसका ड्राइवर है उसमें देखते हैं कि पर ड्राइवर की कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, एक एम्प्लाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो आप देखिए, आपकी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है एक एम्प्लाई के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं कह देता हूँ, तो आपकी आ रही है 75 एम्प्लाई आपके लगे हुए हैं, और ये आपके 5000 यूनिट बनाते हैं। ठीक है, 5000 यूनिट बनाते हैं, और इसकी जो है आपने जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 5500 बनाई है। ठीक है भाई, 75 आदमी बनाते हैं 5000। ठीक है, 75 आदमी के लिए, 75 सुपरवाइजर के लिए बजटेड यूनिट कितनी है, 5000। ठीक है, तो आपने की है 5500 बनाई है, तो रियल में आपके कितने एम्प्लाई यूज होने चाहिए थे, रियल में आपके यहाँ पे एम्प्लाई जो स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे आपके, वो होने चाहिए थे 82.5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 82.5 एम्प्लाई यूज होने चाहिए थे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस आपका पर सुपरवाइजर अगर देखो तो 7500 रुपये लगता है। तो यानी कि कितना हो गया, 7500 बटे आपके 75 इम्प्लाई लग रहे हैं, तो यानी कि 100 रुपये पर इम्प्लाई आ रहा है। तो आपकी कॉस्ट एक्चुअल कितनी आनी चाहिए थी, आपकी कॉस्ट एक्चुअल आनी चाहिए थी कितनी, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए, तो आपकी कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी यहाँ पे, आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी यहाँ पे 82, 82.5 इंटू 100 कर लो सीधे सीधे, तो आनी चाहिए थी 8250। ठीक है, और आपकी आई कितनी,
आपकी आई कितनी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, एक्चुअल कॉस्ट आई, ये आपकी जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल, ठीक है। तो ये कितनी आई, 8250, और आपकी लगी कितनी रियल में, 8055। तो आपका कितना हो गया, आपका जो फेवरेबल हो गया फिर तो ये, ठीक है, ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया आपका। कितने रुपए फेवरेबल हो गया, 250 माइनस 55 कर लो, 250 माइनस 55 कर लो, कितना हो गया जी, इसको देखते हैं। ओ सॉरी सॉरी, ये 8085 है एक्चुअली, ये हमने गलत ले लिया, ये 8085 है, तो 8085, तो आपका क्या आएगा, वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस आपका होगा, वेरिएंस होगा आपका 8085, ठीक है, ये लगी, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी लगनी चाहिए थी आपकी, 8255, तो 8250, सॉरी 8250 लगनी चाहिए थी, तो 8250, 8250, 8250 माइनस 8085, तो 165 रुपए आपकी फेवरेबल कॉस्ट आ गई, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आपका ये आंसर ठीक हो गया, ये फेवरेबल है आपका, राइट। तो जस्ट एक कंपेयर करना है आपको कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल के लिए कितनी लगनी थी और एक्चुअल में कितनी लगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड या एबीसी से रिलेटेड सवाल था। 9 नंबर का सवाल है, पी ऑपरेट एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि एबीसी सिस्टम आप जानते हैं, टू एट्रीब्यूट टू ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ओवरहेड के लिए एबीसी यूज करते हैं। इन द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2017, द कंपनी एक्सपेक्टेड टू प्लेस ए टोटल 2895 परचेज ऑर्डर एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ इतना। तो आपका इसमें कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर आपका है ये परचेज ऑर्डर, आपका क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है, और परचेज कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पूल है, ठीक है। इस केस में क्या है आपका, ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर है आपके परचेज ऑर्डर ये वाले, और ये आपका कॉस्ट पूल है। दिस एक्टिविटी एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट वर बजटेड टू अकर एट द कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द बजट ईयर विच इज डिवाइडेड इनटू 13 वीक्स पीरियड। कह रहे हैं ये जो कॉस्ट है हम ये 13 वीक्स में अपना लगाएंगे, ठीक है, ये थ्रू आउट 13 वीक्स तक काम करेगी। For a period ended 30 June 2016. Sorry, no, okay, 13-week period. During the 4-week period ended 30 June 2016, a total of 250 purchase order were placed at cost of इतना। तो क्या निकालना है, ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी निकालनी है, अगर कुछ है तो। ओवर रिकवरी पूछ रहा है इस केस में, तो ये कह रहा है कि ये आपका ये कॉस्ट है बेसिकली, ये कॉस्ट पूल है, ये ड्राइवर है, और इसमें इतने ऑर्डर प्लेस हुए तो कितना आपका ओवर रिकवर या अंडर रिकवर हो गया, ठीक है साहब। तो इस केस में हम बताएंगे आपको, देखो इसमें क्या है कि आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या निकलता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट बेसिकली, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, परचेज ऑर्डर है, और कॉस्ट पूल ये है, तो ये तो सिंपल है कि कॉस्ट पूल जो भी आपका 1,10,000 रुपए, 1,10,010 रुपए डिवाइडेड बाई 2895, तो ये करिए आप कितना आता है, ये करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना जी, 38 रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है, रुपीज 38 पर ऑर्डर, 30 रुपये पर ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या किया था इसमें, आपने 210 ऑर्डर यहाँ पे दिए हैं, कितने ऑर्डर दिए हैं, 210 ऑर्डर दिए हैं, और इतनी कॉस्ट लगी है। एक्चुअली आपकी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, 210 इंटू 38 लगनी चाहिए थी, और लगी कितनी है, लगी है आपकी ये लगी है 7650, तो ये 210 इंटू 38 ये कितना होता है, तो ये होती है आपकी 7980, तो आपकी 7980 कॉस्ट लगी, और लगनी कितनी चाहिए थी, इतनी लगनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये ओवर रिकवरी होगी एक तरह से, तो कितनी होगी आपकी 7980 माइनस 7650, तो ये आपकी कितनी आएगी जी, 330 रुपए की, ठीक है। तो ये आपका आंसर ए हो गया इस तरह से, राइट।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कॉस्ट इन अक्टूबर फॉर प्रोडक्ट एक्स। डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर जो है 63,000, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4700, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 19,750, 19,750, वेरिएबल सेलिंग प्राइस 4,500, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 16,800, and total cost incurred for the X product is 72,050 rupees. During the October month, 4,000 units of the product were produced, but only 3,600 units were sold. At the beginning of October, there was no inventory. The value of inventory of product X at the end of October using the throughput accounting was. तो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करवाना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बेसिकली ये रही वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। किस बेस पे? थ्रूपुट बेस पे। तो मैं आपको ये बताऊंगी थ्रूपुट होती क्या है। वैसे आपने अगर मेरी क्लास देखी होंगी तो उसमें मैंने बहुत बड़ी, इसमें 3 क्लासें हैं थ्रूपुट की। थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या करते हैं, थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या मानता है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, केवल मटेरियल होती है, ठीक है। वो कहता है कि आपकी जो है शॉर्ट रन में केवल वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल ही होती है, बाकी सारी कॉस्ट फिक्स हो जाती है। जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है, कह रहा है रोज आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलमोस्ट फिक्स होती हैं। तो थ्रूपुट कॉस्ट जो है, थ्रूपुट कॉस्टिंग सिंपल ये मानता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है। तो आप इस केस में अगर देखो तो मैं कहूँ ये सारी कॉस्टें इररिलेवेंट हैं, केवल मटेरियल की कॉस्ट ही यहाँ पे काम में आएगी वैल्यूएशन की इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट इन्होंने बनाई, ठीक है, और बेची कितनी, 3,600। इसके लिए 4,000 के लिए आपकी कॉस्ट कितनी आई, 20,000। तो यानी कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही होगी, ₹5 का मटेरियल लग रहा होगा, मटेरियल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट लग रही होगी, ठीक है भैया जी। आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी इसमें, ₹5 पर यूनिट। अब आपने 4,000 बनाई कितनी, 4,000, बिकी कितनी, 3600, रह कितनी गई होंगी, 400, ठीक है। जब 400 रह गई आपके पास तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, थ्रूपुट के हिसाब से ₹5 के हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगी, यानी कि 2,000 रुपए आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आगे दिया होगा, ए में तो दिया नहीं, बी में दिया नहीं, सी में दिया नहीं, तो आगे देखते हैं, आगे 2,000 रुपए दिया, ये दिया, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर का। कंपनी बी यूजेज द थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया केवल मटेरियल कॉस्ट को ही ये वेरिएबल कॉस्ट मानती है। द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट एज फॉलो। सेलिंग प्राइस इसका 50 रुपए है, मटेरियल कॉस्ट 16 रुपए है। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा था कि इंग्लिश में बोला करो। सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज, मटेरियल कॉस्ट इज 16 रुपीज, कन्वर्जन कॉस्ट 20 रुपीज, और इसके लिए बोटल नेक रिसोर्स जो यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 मिनट यूज हो रहा है, जो भी ये बोटल नेक रिसोर्स करते हैं। तो कह रहा है रिटर्न पर आवर बताना है कितना है। तो रिटर्न पर आवर कैसे निकालेंगे कि आपका कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर मैं कहूं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, THROUGH, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, सेल प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो ये क्या होगा, 50 माइनस 16 कितना हो गया, 38 है। 15 माइनस 16 कितना होता है जी, ये होता है आपका 34 रुपए, ठीक है, 34 रुपए। और इसमें कितनी लगती हैं, 8 मिनट लगती हैं, ठीक है, इसमें कितनी लगती हैं, 8 मिनट लगती हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर मिनट कितना होगा आपका, भाई इस कंट्रीब्यूशन के लिए कितनी मिनट लग रही है, 8 मिनट। तो आपका 1 मिनट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई 8। अब ये पूछ रहा है आवर्स का, तो आवर्स के लिए कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर आवर्स के लिए कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60 हो जाएगा, और क्या होगा, हाँ
ठीक है जी, 60 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 34 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60, तो दिस कम्स टू 225, ठीक है, 255, सॉरी 255। आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 255। तो आपका आंसर हो गया ये सी वाला, ठीक है जी। ये आप थ्रूपुट समझ गए ना, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लेंगे क्योंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट को वेरिएबल नहीं मानता, मटेरियल को मानता है। तो पहले आप 1 मिनट का निकाल लो और 60 मिनट का, फिर ये 1 मिनट का निकालने के लिए चूंकि 8 मिनट लग रहे हैं इसमें बोटलनेक रिसोर्स के, तो 1 मिनट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 34 डिवाइडेड बाई 8, और घंटे का कितना होगा, घंटे का आपका होगा 34 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अच्छा, 12 नंबर का सवाल करते हैं। स्टॉक कंट्रोल डाटा फॉर मटेरियल PR द एनुअल यूजेज 3600 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 40, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20, ओवरऑल स्टॉक वॉल्यूम, लीड टाइम 1 मंथ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप जानते हैं क्या होती है, मैंने ये पढ़ाई नहीं, शायद इंटर में किसी को पढ़ाई थी, मुझे ध्यान है कभी, पर चलो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो होती है क्वांटिटी एट विच, जिसपे आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, ठीक है। एक ऑर्डर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल आपका, ऐसे मैं खींच के बताता हूँ ग्राफ के साथ, इन्वेंट्री लेवल मान लो, जैसे आपका ये मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, ठीक है, और ये मिनिमम लेवल है। तो आप जब मान लीजिए आप एक ऑर्डर देते हैं, यहाँ आप मैक्सिमम लेवल पे हैं, तो जब यहाँ पे ये आपका आपका आने वाला होगा, आने वाला होगा, आने वाला होगा, तो यहाँ एक एक आपका ये मान लो जी, ये वाली एक मिनिमम क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे, और ये आपका लीड टाइम हो जाएगा, है। तो फिर यहाँ आप एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, यहाँ आप क्या कर देंगे, एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे ये लीड टाइम पे, तो ये फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी एवरेज क्वांटिटी कहीं यहाँ मेंटेन रहेगी, तो फिर ये नीचे आएगा दोबारा से, तो फिर यहाँ जैसे ये यहाँ आएगा लीड, इसका मान लीजिए बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी पे आ जाएगा आपके यहाँ, तो इतना ये लीड टाइम के लिए आप छोड़ेंगे कंजम्पशन के लिए, फिर आप एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम फिर चला जाएगा, फिर ये इस तरह से आएगा नीचे, कंज्यूम होता जाएगा। तो जैसे ये लेवल आता है यहाँ पे आपका मिनिमम लेवल, ये वाला मान लो, मैं जस्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, तो फिर आप एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं झट से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमें वो क्वांटिटी ढूंढनी है जिसपे हमें वो ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे अगर नाम से समझ में आ रहा है, इकोनॉमी हो, जिसमें इकोनॉमी हो, ठीक है, वो क्वांटिटी हमें ढूंढनी है। तो अगर तुम फॉर्मूला जानना चाहते हो तो इसका सिंपल आप ये निकाल सकते हो, 2DO अपॉन CC, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं कि आपको मैं सीधा फॉर्मूला बता दूं, तो आप पहले चलो आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो 2D का मतलब है एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड कितनी है, 3600, और ऑर्डर कॉस्ट कितनी है इसकी, ऑर्डर कॉस्ट है 40 रुपए, ठीक है। ओ का मतलब है यहाँ ऑर्डर कॉस्ट, और सीसी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो है 20% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट वॉल्यूम, तो ये 20% मतलब 100 का हो गया आपका पर यूनिट के हिसाब से, तो ये आपका हो गया दो रुपए ही हो गया, सीधे सीधे ये हो गया आपका 2 रुपए हो गया, ठीक है। तो अगर इससे आप देखेंगे 100 का, सॉरी 20 हो गया, नॉट 2, 20 हो गया, 20% ऑफ 100 हो गया ना, 20 हो गया। तो इसको आप देखिए, ये अगर निकाल दिए तो यहाँ ये आपका चला जाएगा 2 बार, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये दो 2 हो जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, 2 into 2 into 60 कर लो, है। तो जब इसको अंडर रूट खोलोगे, चाहे आप कैलकुलेटर में कर लो, तो 2 into 60 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 120। तो आंसर तो आपका ये रहा डी वाला, ठीक है। लेकिन ये 2DO अपॉन CC कैसे आता है पता है आपको, 2DO अपॉन CC आता है जब आप अपनी इन्वेंट्री कोरिंग कॉस्ट और जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम करते हैं। तो मान लो आपकी एक मान लो आपकी डिमांड, एनुअल डिमांड डी है, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट ओ है, और कैरिंग कॉस्ट मान लो CC कह रहा हूं मैं इसको, आप कुछ और नोटेशन यूज करना चाहो कर लो। तो अब होता क्या है, देखो हमें क्या करना है, इन सब कॉस्टों को मिनिमम करना है। देखो अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसी ऑर्डर देना चाहता हूं, इतनी क्वांटिटी क्यू है, मान लो मेरी ऑर्डर कोई क्वांटिटी कितनी है, क्यू है, तो मैं इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहूंगा, है, इतनी क्वांटिटी में प्लेस करूंगा। तो आप देखो कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट
प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी भाई, मैं टोटल साल भर में इतना डिमांड है मेरे पास, तो डी, और मैं इतने एक मैं क्यू ऑर्डर करूंगा। मैं कितने ऑर्डर करूंगा? क्यू ऑर्डर करूंगा, है ना। अच्छा, मैं क्यू ऑर्डर करूंगा तो कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी भाई? डी डिवाइडेड बाई क्यू। सपोज मान लीजिए आप 1000 डिमांड है और मैं 100 में एक ऑर्डर करता हूं, तो 10 ऑर्डर आएंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट में यहाँ रख देता हूँ, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट है वो, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। प्लस कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे कैसे? कैरिंग कॉस्ट ऐसे निकलेगी कि आपका जो आपने क्यू ये किया था, ये क्यू जो किया था, ठीक है, ये क्यू जो किया था इसकी हाफ करनी पड़ेगी, आपको एवरेज करनी पड़ेगी, और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हाफ क्यों करनी पड़ेगी? हाफ इसलिए करनी पड़ेगी कि देखिए आपकी कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट। जब आप, मैंने बताया था कि आप एक ऑर्डर को, जैसे आप यहाँ मिनिमम आता है यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ जैसे ये क्वांटिटी प्लेस करते हैं फिर ये नीचे आता जाता है, तो जब यहाँ दोबारा से आप प्लेस करते हैं तो आप ये बताइए यहाँ पे एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो आपने यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे प्लेस किया, तो एक तरह से तो ये खत्म होगी ना, क्वांटिटी कंज्यूम होगी ना भाई। जो आपने क्यू ये प्लेस किया था यहाँ से यहाँ तक, ये क्यू जो आपने प्लेस किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कुछ देर बाद ये खत्म हो गई। तो ये कैरी कितने टाइम करी भाई? यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ठीक है। तो एक तरह से मैं अगर कहूँ तो ये आपने क्यू करी और यहाँ जीरो हो गई है, तो एवरेज कितना हुआ भाई? कैरी तो यहाँ जीरो कर रहे हो, यहाँ फुल है, तो इसका आधा ही कॉस्ट तो कैरी टोटल अगर निकालूंगा मैं इस पीरियड में कितना कॉस्ट कैरिंग का आएगा, तो ये क्वांटिटी और यहाँ जीरो, तो इसको आधा करना पड़ेगा ना मुझे, तो इसलिए ये आधा करते हैं। और सीसी मैंने माना हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। अब इस कॉस्ट को करना क्या है मुझे? मिनिमम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट करनी है मिनिमम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट करनी है मिनिमम। अब ये मिनिमम करनी है तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन होता है एक, है। आप लोग फाउंडेशन कितने लोग पढ़े हैं वो समझेंगे, या जो मैथ से पढ़े हैं वो समझेंगे। तो अब इसको, इस टोटल कॉस्ट को, मान लो ये टीसी है, टीसी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट है ये। इसको मैं अगर क्यू के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन इसका कर दूं टोटल कॉस्ट का विद रेस्पेक्ट टू किसके? क्यू के, तो ये क्या आ जाएगा? डी सी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें कैसे होगा बताओ? ये माइनस में है तो ये आपका होगा माइनस डी ओ क्यू स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा, और आपका ये प्लस में आएगा, और ये आपका हो जाएगा क्यू के साथ 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये सी सी आ जाएगा। अब मैं अगर इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो के बराबर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी जहां मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। तो डी ओ अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1/2 सी सी, ये माइनस में है, तो जब ये इसको इक्वेट करेंगे तो ये कैसे आएगा? इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये आपका ये जीरो हो गया, तो ये आपका हो गया डी ओ अपॉन क्यू स्क्वायर सॉरी, ये आपका हो गया डी ओ अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सी सी, ठीक है। तो अब अगर हम किसको करेंगे तो 2DO इधर हो जाएगा, अपॉन CC इधर आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो जब Q करूंगा तो आपका क्या आएगा? अंडर रूट 2DO अपॉन CC। तो ये मैंने उनको ड्राइव करके दिखा दिया जो बच्चे इसको सीखना चाहते हैं। बाकी रटने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से रट सकते हैं। फॉर्मूला अगेन मैं लिख दे रहा हूँ, 2DO अपॉन CC होता है, ठीक है, और इसको अंडर रूट में लाना पड़ता है। आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि 120 यूनिट आपका हो गया था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। 13 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेक प्लेस इफ द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस इट वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या होगा? देखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन पॉइंट, इनका बिहेवियर क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा है, इसको एग्जामिन करना है। तो देखो
कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन आपका जो है कंट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो। ठीक है, तो अब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, या कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही लिख लो, यहाँ पे सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, मैं दोबारा साफ से लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब इसके बिहेवियर पे 4 एग्जामिन कर लो। वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा, ये बात जायज है इसकी। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होगा जब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कम होगी। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कम होगी तो ये बढ़ जाएगा। एस माइनस वी क्या होगा? एस माइनस वी बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट तो कम होगा। तो ये बात तो गलत है गुरुजी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो अच्छा, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, तो ये वाला चीज बढ़ेगी, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ये कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो ये फिक्स कॉस्ट तो निश्चित है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब ये हमने निकाल दिया था, ये इंक्रीज है, ये सही है, तो ये तो गलत ही है। ये डिक्रीज होगा, ये बिल्कुल डिक्रीज होगा, ये बात ठीक है, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट घटेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, सीधे सीधे। अच्छा, सी, ये इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, हमने पहले सिद्ध किया है इंक्रीज होगा। ये डिक्रीज होगा, हाँ ये डिक्रीज होगा। तो यानी कि ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो गया है, और ये तो गलत हो गया। तो ये 3 गलत है, ऑप्शन सी ठीक है। अगर आप इस चीज को लगा के देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर आपको देखना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ, और वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखना है ब्रेक इवन के साथ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अगेन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, 14 सवाल में कुछ इशू है, आई थिंक ये पता नहीं क्या है, कुछ डाटा गलत है क्या है, ये थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल है, तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, हम आगे सवाल पे चलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर इस सवाल से कुछ ज़्यादा ही ताल्लुक है तो वो ही कैन मेल मी बेसिकली। ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा इसमें कुछ डाटा वाटा का मुझे इशू लग रहा है, ये 14 नंबर पे। वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं। कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर आपकी कोई कंबाइन कॉस्ट दी हुई है, मान लीजिए एक आपकी कॉस्ट दी हुई है, जिसमें क्या है, फिक्स कॉस्ट भी है प्लस वेरिएबल भी है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या देखते हैं, दो, अगर मान लीजिए एक एक्टिविटी Q1 है, एक एक्टिविटी Q2 है, मतलब जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब फॉर एग्जांपल इसी को देख लो 1000 यूनिट पे और ये 2000 यूनिट पे। तो और इस पे एक कोई, जहां मान लीजिए टोटल जहां पे मिक्स कॉस्ट दी हुई है, मतलब 1000 लेवल पे कोई कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे 2500 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 7500 है। ठीक है, तो इसमें अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, 1000 के लेवल पे 2500 है और 2000 के लेवल पे ये है कॉस्ट आपकी, तो फिक्स और वेरिएबल को कैसे निकालेंगे? तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसकी जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि आपकी जो ये मतलब कॉस्ट C2 कह दूं इसको मैं, ये C2 कह दूं, ये C1 कह दूं, ये Q1 कह दूं, ये Q2 कह दूं, तो C2 माइनस C1 अपॉन Q2 माइनस Q1, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से आ जाती है। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, पर ये डाटा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, इसलिए आई थिंक कुछ गड़बड़ है इस सवाल में मे बी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से देख सकते हैं, या अगर कोई ज्यादा करे तो मुझे मेल कर दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मिक्स आपको निकालनी है, मिक्स कॉस्ट में से उसको सेपरेट करना है, तो फिर आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। ए कंपनी मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट विच सेल 10 रुपीज पर यूनिट, fixed cost is 48,000 per month, and the product has a production sale ratio is 40%. In a period when the actual sales was 1,40,000, the company's margin of safety unit was कितना था? तो आप देखो भाई, इनका क्या है, जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है इन्होंने, इतना इन्होंने एक्चुअल सेल इतनी दी हुई है, तो ब्रेक इवन सेल कहाँ से आएगी आपकी? भाई ब्रेक इवन सेल अगर आप निकालेंगे तो ब्रेक इवन सेल आप जानते होंगे कि फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाई CS रेशो कह लो, तो यानी कि 48,000 जो इनको दिया है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगी है। तो ये आपकी आएगी क्या, ब्रेक इवन सेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल आ जाएगी। तो आप इसको निकाल दीजिए, 48,000 डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। और आपकी टोटल एक्चुअल सेल कितनी है, एक्चुअल सेल कितनी है वह आपकी, एक्चुअल सेल्स है आपकी 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो एक्चुअल सेल जो होती है वो ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस केस में कितनी हो जाएगी, 1,40,000 जो आपकी एक्चुअल सेल है, माइनस ब्रेक इवन सेल 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 तो कितनी होगी आपकी 20,000। ठीक है, और इस 20,000 तो ये सेल है, 10 रुपए पर यूनिट इसका सेलिंग प्राइस है। तो आपकी यूनिट के टर्म में अगर मैं कहूं तो ये कितनी होगी, 20,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितनी आ गई, 2,000 यूनिट आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 2,000 यूनिट आ जाएगी। दोबारा से काट के लिख देता हूँ, 2,000 यूनिट आपकी आ जाएगी। राइट, तो ये सवाल मैंने आपको 15 नंबर का कर दिया था, इसका ऑप्शन आपका हो गया ए करेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16 नंबर का सवाल क्या है, द फॉलोइंग टास्क आर एसोसिएटेड विद एबीसी सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेसिकली अब आप प्योर कॉस्ट अकाउंटेंट अगर बनने जा रहे हैं ना, तो आपको एबीसी सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या स्टेप आपके रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या स्टेप रहते हैं, सबसे पहले आप इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर इसमें कॉस्ट पूल बनाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आप कॉस्ट पूल बनाते हैं। राइट, फिर क्या करते हैं, कॉस्ट पूल की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद इसको अलोकेट करते हैं प्रोडक्ट में। मतलब आप पहले क्या करते हैं, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल कॉस्ट ड्राइवर कैसे ढूंढेंगे, कॉस्ट ड्राइवर जैसे आप बेसिकली जैसे लेबर आवर हो गए या इस तरह के कुछ कॉस्ट ढूंढ, जैसे मैंने परचेज ऑर्डर वाला आपको बताया था कि जैसे आपकी मान लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट साल में आ रही है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए। ठीक है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए आ रही है, और ऑर्डर कितने आप देते हैं, ऑर्डर आप देते हैं मान लीजिए इसमें 10,000 ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, 10,000 ऑर्डर दे देते हैं, तो आपकी ऑर्डरिंग पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपए। तो ये ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर जो है ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर हो गया, कॉस्ट पूल आपके ये हो गए ऑर्डरिंग कॉस्ट, और फिर आपका कैलकुलेशन ऑफ पूल रेट ये हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में ने जो है 2 ऑर्डर दिए, तो उसको कितने रुपए एलोकेट करेंगे, 200 रुपए एलोकेट करेंगे। तो ये आपका ये 4 स्टेप हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन तो ये हो गया, ये वाला करेक्ट। ठीक है, ए बी, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और 1। तो सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं, फिर कॉस्ट पूल निकालते हैं, कॉस्ट पूल का रेट निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। 17 नंबर का सवाल मैं करता हूँ, ए कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 80,000 यूनिट्स एंड प्रेजेंटली सेल 20,000 यूनिट ऑफ 100 रुपीज। भाई 80,000 इसकी कैपेसिटी है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है 80,000, लेकिन ये बना कितनी रही है, अभी 20,000 ही बना रही है, और 100 रुपीज पर यूनिट पे बेच रही है। द डिमांड इज सेंसिटिव टू द सेलिंग प्राइस, मतलब जो इलास्टिसिटी मैंने आपको बताई थी कि ये सेंसिटिव है, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एवरी रिडक्शन इन 10 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस द डिमांड इज डबल्ड। व्हाट वुड बी द टारगेट कॉस्ट एट द फुल कैपेसिटी, प्रॉफिट मार्जिन 25% पे रखना है। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि आप, आपकी कैपेसिटी है 80,000, आप बना रहे हैं 20,000। ठीक है, और कह रहे हैं 100 रुपए का बेच रहे हो। ये कह रहा है कि अगर 10 रुपए प्राइस बताओगे, घटाओगे, तो ये आपकी जो डिमांड है वो डबल हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर मैं 90 रुपए की करूंगा, अभी मैं 100 रुपए की कर रहा हूँ, तो कितना बेच रहा हूँ, 20,000 ही बेच पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 रुपए घटा दूंगा तो कितना बेच पाऊंगा, 40,000 ही बेच पाऊंगा। अगर मैं और 10 रुपए घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 80,000। यानी कि विच इज माई फुल कैपेसिटी एज वेल, विच इज माई फुल कैपेसिटी एज वेल। तो यानी कि 80 रुपए में बेच पाऊंगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है कितना टारगेट, अपना टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट कॉस्ट निकालती है ना, हाँ टारगेट कॉस्ट निकालनी है इसमें। तो अब बताओ 80,000 यूनिट मैं बेच पाऊंगा, मुझे 25% का मार्जिन चाहिए। तो आप देखो कि 80 पे 25 का मार्जिन चाहिए आपको। तो बेसिकली आप कितना बेच रहे होंगे इसको, देखो यहाँ से कर लो भाई, 80 रुपए पर यूनिट आप बेचते हैं।
इसमें आपको क्या चाहिए, टारगेट कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट आपका कितना है, 25% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेल। तो ये इसका 25% अगर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ 80, टारगेट कॉस्ट मुझे पता नहीं, और 25% जब मैं 80 का करूंगा तो आ जाएगा 20 रुपए। यानी कि टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 60 रुपए। ठीक है, टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 60 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए। तो 60 रुपए पर यूनिट होने चाहिए, और 80,000 वॉल्यूम पे जब मैं कर रहा हूँ तो टोटल टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल टारगेट कॉस्ट, या टारगेट कॉस्ट ही लिख दो, टारगेट कॉस्ट, मेरा लिखने में थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं हो रहा। टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 60,000, नहीं नहीं 80 इंटू 80,000, 80,000। ठीक है, तो ये आपका 80,000 ही हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, नहीं 60 हो जाएगी ना, सॉरी आपकी कॉस्ट हो गई 60, सॉरी 60, ये 60 इंटू 80,000, 60 इंटू 80,000, तो ये आपकी 48 लैक्स। तो 48 लैक्स आपका ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, टारगेट कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट आपको बताया जाता है, टारगेट कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल मैं मिटा लूँ इसको। अगला सवाल, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 7 रुपये 20 पैसे है। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हुई है 1600। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1450। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन परचेज 480 है। तो व्हाट इज द एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट क्या है, ये बताना है। भाई आपका सिंपल सिंपल सी बात ये है कि आपका इसमें ज्यादा झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सवाल ये दे रखा है इन्होंने। भाई आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 7 रुपये 20 पैसे है पर यूनिट का। आपने क्या की, 1600 क्वांटिटी परचेज की, और 1600 क्वांटिटी परचेज करने पे आपको 480 रुपए का फेवरेबल परचेज वेरिएंस मिल गया। ठीक है, तो पर यूनिट कितना परचेज वेरिएंस फेवरेबल मिला, तो ये मिला 480 डिवाइडेड बाई 1600 है, यही मिला ना, यही मिला ना। तो पर यूनिट कितना हो गया, ये पर यूनिट हो गया आपका 480 डिवाइडेड बाई 1600। तो ये हो गया आपका सिंपल सिंपल 0.3 या 30 पैसे हो गया एक तरह से कहूं। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना था, 7 रुपये 20 पैसे था, और आपको फेवरेबल वेरिएंस मिल गया परचेज पे कितना, ये वाला 30 पैसे का। तो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस क्या आई, एक्चुअल परचेज प्राइस क्या आई भाई, आपका एक्चुअल परचेज प्राइस की तो आपकी 30 पैसे कम हो जाएगी ना इससे, 7.20 माइनस 0.3 कर दो, तो ये कितना आ गया 6.90 आपका। ये डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, यस डी वाला ऑप्शन आपको ठीक हो जाएगा। तो यही था आपका कि आपको फेवरेबल वेरिएंस मिल रहा है परचेज पे। ठीक है, मटेरियल के परचेज पे आपको प्राइस वेरिएंस मिल रहा है। तो इसमें वैसे भी आपको क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी निकला, और यहाँ आपका एक्चुअल क्वांटिटी और आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही वेरिएंस आता है। तो वेरिएंस फेवरेबल है तो आपका प्राइस कम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है भैया जी, चलते हैं आगे। अब आपका सवाल नंबर है 19। ब्लैक बैक फ्लश कोस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन, कब यूज करते हैं ब्लैक फ्लश को, जस्ट के साथ यूज करते हैं। भाई इसका आंसर यही है, जस्ट इन टाइम के साथ यूज करते हैं इसको। बैक फ्लश को हम क्यों करते हैं, ये भी रीजन बता दूं। चलो कैसे करते हैं इसको, करते तो बैक फ्लश के साथ हैं जस्ट इन टाइम को। क्योंकि क्या होता है कि देखो, बैक फ्लश में क्या करते हो आप, बैक फ्लश में आप क्या करते हो कि हर एक चीज की रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तब आप सारी इन्वेंट्री वगैरह को रिकॉर्ड करते हो। और जस्ट इन टाइम आपका क्या है, वो इन्वेंट्री चाहता ही नहीं है, एक तरह से वो चाहता है कि इन्वेंट्री जीरो की कॉन्सेप्ट पे काम करता है जस्ट इन टाइम। तो ये इसी के साथ कंबाइन हो पाता है। 20 नंबर का सवाल करते हैं। The preparation and use of the standard cost, their comparison with the actual cost, and the measurement analysis of variances to occurring the causes of differences, कौन सी में होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है। ये तो इंटर लेवल का सवाल है, इंटर क्या उससे भी कम ही है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो होता है ना ये सब।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल से, वेरिएंस निकालते हैं और फिर रीजन ढूंढते हैं। किस में ढूंढते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ढूंढते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, 21वां सवाल है 21 नंबर का। 21 में द फॉलोइंग आर द कॉस्ट डाटा ऑफ टू अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रोसेसिंग द क्लरिकल वर्क फॉर लीगल केसेस ब्राउट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केस आते हैं, उसके तरीके बताएं, अगर सेमी ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे और फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे तो उसके तरीके बताए उन्होंने। ऑक्यूपेंसी 15,000 है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है 5,000 10,000 है, इक्विपमेंट की लीज है 25,000 है और 1,00,000 रुपए। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो ये कॉस्ट आती है और इस तरह से करते हैं तो ये कॉस्ट आती है। तो ये सारी कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट है एक तरह से, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सप्लाईज हैं और लेबर कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये इसमें इस केस में 140 रुपए आएगी, ठीक है। इस केस में कितनी आएगी? 140, और इस केस में कितनी आ रही है? 40। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा? इस केस में कितनी आ रही? 140 और इस केस में 40। इंडिफरेंस पॉइंट ये होगा कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है टोटल ये वाली, ठीक है, ये डिफरेंस इन द फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे लिख लो, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दो सिस्टम के लिए। तो आपका ये मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए भी हैं। इस केस में आप देखो आपका क्या आ रहा है। तो इस केस में इस फुल्ली वाले में आपका क्या है? टोटल कॉस्ट कितना है? 1,25,000 हो जाएगी ये, 1,25,000 माइनस ये कितनी होगी? 25 5 30 और 5 45,000, 45,000 है, ये आपकी 45,000 हो गई। और इसमें कितनी है? अरे अच्छा हो गया, मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये आपका कितना हो गया? इस केस में कितनी होगी फिक्स कॉस्ट? 1,25,000 और ये कितनी होगी? 45,000, 45,000, 1,25,000 और ये हो गई आपकी 140 माइनस 40। तो ये कितनी होगी आपकी? 45 25 80, 80,000, 80,000 और ये होगी 100। तो कितने हो गए? 800 केसेस, 800 केसेस, ठीक है। तो 800 केसेस के ऊपर ये फेवरेबल है, 800 केसेस से नीचे ये फेवरेबल है। मतलब और अगर आपके पास 800 से कम केस आते हैं तो इसको यूज करो, 800 से ज्यादा आते हैं तो इसको यूज करो। तो आपके ये 800 केसेस आ गए, 800 केसेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 21 नंबर का सवाल आपका हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 22 नंबर का सवाल क्या है जी। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। एक कंपनी की किताब से इन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है। बजटेड ओवरहेड आपके कितने हैं? 10,000, जिसमें से फिक्स 6,000 है और वेरिएबल 4,000 है। ओहो, स्टूडेंट ने कहा था इंग्लिश में बोलना। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। बजटेड ओवरहेड 10,000, फिक्स 6,000 एंड वेरिएबल 4,000। बजटेड आवर इज 2,000, एक्चुअल ओवरहेड 10,400, जिसमें से फिक्स इज 6,100 एंड वेरिएबल इज 4,300। एक्चुअल आवर्स 2,100 हुए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताना है। तो आप निकाल सकते हैं वेरिएंस, कैसे निकालते हैं आप, हैं? ये तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कुछ सवाल है, वो मैंने अभी करा ही नहीं, चलो अभी आगे कराएंगे, हैं? तो अभी मैं इसमें यहाँ बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो, किताबों में तो कई तरह से दिया है, आप इसको ऐसे समझ लो, मैं बहुत आसान समझा देता हूँ कि आपके 2,000 बजटेड आवर्स के लिए आपके फिक्स ओवरहेड क्या है? 6,000 है, 6,000 है, और आपके वेरिएबल हैं 4,000। यानी कि मैं अगर रिकवरी का रेट निकालूं तो फिक्स के लिए कितना हो गया? ये 3 आ जाएगा, 6,000 डिवाइडेड बाई 2,000, और वेरिएबल के लिए कितना आ जाएगा? 4,000 डिवाइडेड बाई 2,000, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 रुपी पर आवर, ठीक है। एक्चुअल में आपने किए 2100 आवर्स, 2100 आवर्स किए, तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए था रेट आपका? कितना आना चाहिए था भाई? एक्चुअल के लिए कितना आना चाहिए था? बजट के हिसाब से आना चाहिए था 2,100 इंटू 2, वेरिएबल के लिए आया कितना है? 4,300। भाई आना कितना चाहिए था? 4,200 आना चाहिए था, और आया कितना है? 4,300। ये एक्चुअल आया हुआ है। तो कितना हो गया है? 100 रुपए का क्या हो गया? एडवर्स हो गया। सिंपल सिंपल 100 रुपए का क्या हो गया? एडवर्स हो गया। सिमिलरली आप यहाँ देखो
कि आपने 2100 घंटे में लिया है, तो कितना आना चाहिए था इसके हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका 2100 इंटू 3 यानी कि 6300 आना चाहिए था, और आया कितना है आपका 6100 6100, तो यानी कि कम आया है, ये फेवरेबल हो गया आपका, 200 रुपये फेवरेबल हो गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो गया, ये वेरिएबल पहले पूछा ना, कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल वाला आपका क्या है 100 एडवर्स है, 100 रुपए एडवर्स है, 100 रुपए एडवर्स है, और फिक्स वाला कितना है 200 रुपए फेवरेबल है। तो 100 रुपए एडवर्स और 200 रुपए फेवरेबल, सी नंबर का हो गया आपका है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। यही देखना है कि भाई आपका रेट क्या था एग्जैक्टली, और एक्चुअल के लिए आपको उसकी रिकवरी किस हिसाब से होनी चाहिए थी और हुई कितनी है। अगर एक्चुअल आवर्स के लिए स्टैंडर्ड रेट जो आपने यूज किया है, उससे आपका कम खर्चा आया है तो फेवरेबल है, उससे आपका ज्यादा खर्चा आया तो एडवर्स है। ठीक है, तो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे हमेशा, ये बहुत सिंपल वे, बाकी फॉर्मूले आप रटते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको दोबारा समझा दूं अगर कहो तो, फॉर्मूले रटना छोड़ दो, आपने केवल चीजों को समझना सीखो। देखो मैं कह रहा हूं आपका सिंपल सिंपल कि आपके 2000 बजट के लिए ये फिक्स इतने घंटे इतने इतना खर्चा आना चाहिए 2000 के लिए, और वेरिएबल इतना आना चाहिए, यानी कि इसका रेट क्या है, रेट है 3 रुपए और 2 रुपए, वही फिक्स। अगर वेरिएबल की करूं ये रेट है। आपने काम कितना किया, 2100 किया, 2100 पे आपका खर्चा कितना आना चाहिए था 3 रुपए के हिसाब से, अगर मैं ये देखूं तो आपका आना चाहिए था 6300 रुपए। ठीक है, 2100 पे कितना आया 6300 आना चाहिए था, आया कितना है 6100 रुपए, तो कम आया ना खर्चा जी। तो ये फेवरेबल हो गया आपका 200 रुपए। अब वेरिएबल की बात कर लो भाई, 2 रुपए के हिसाब से आपका 2100 पे कितना आना चाहिए था 4200 रुपए। ठीक है, 4200 रुपए, आया कितना है जी 4300 रुपए। ठीक है, 4300 रुपए आया है वेरिएबल का। तो ये 100 रुपए आपका कितना हो गया एडवर्स हो गया, सिंपल सिंपल, ये 200 रुपए आपका फेवरेबल हो गया यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंपल ऐसे सीख लो, रीजनिंग है। अब फॉर्मूले रटोगे, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल वो आवर और वेरिएबल क्वांटिटी, वो तो नहीं क्या क्या वो फॉर्मूले, उनकी रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो हो क्या रहा है। आप जैसे लिख दो, एग्जामिनर आपको नंबर देगा किसी भी हाल में, आपकी रीजनिंग सही होनी चाहिए, चाहे आप फॉर्मूले रट के लिख लो, चाहे आप लॉजिक समझ के लिख लो। तो आई ऑलवेज विद द लॉजिक्स, और फॉर्मूले रटने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो। 23 नंबर का सवाल मैं कर रहा हूँ, एक कंपनी प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट रुपीज ऑफ 80। एक कंपनी प्रोड्यूस करती है एक प्रोडक्ट को जिसकी 80 रुपए पे वो बिकता है, वेरिएबल कॉस्ट 32 रुपए है, 32 रुपीज, 80 रुपीज एंड 30 रुपीज, 32 रुपीज रेस्पेक्टिवली, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। द कंपनी फिक्स कॉस्ट इज 11,52,000 पर एनम, कंपनी ऑपरेटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ इतना, द टोटल सेल ऑफ कंपनी कितना होगी, तो ये बताना है आपका। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 40% है, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 40% है, ये देखना है आपको, फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो आपकी एक्चुअल सेल कितनी होगी, एक्चुअल सेल्स कितनी होगी, ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आपकी जो है ब्रेक इवन सेल कितनी होगी, ब्रेक इवन सेल आप देख लो, इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, इसका सीएस रेशो निकाल लो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ये रही, तो टोटल सेल इससे निकल जाएगी। ठीक है, आराम से। कैसे निकलेगी देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें आप ऐसे समझ लो कि ये रहा, ये ये आपकी फिक्स कॉस्ट है 11,52,123। ठीक है, और आपका जो ब्रेक इवन सेल में निकालूं अगर, तो कितना आ गया, ये आपका हो गया 80 माइनस 32, कितना होता है जी 80 माइनस 32 कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका सीएस रेशो निकाल रहा हूं मैं, तो ये आपका हो गया, मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। तो ये आपका कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 80 माइनस 32। ठीक है, तो ये हो गया 48, और आपका सी एस रेशो कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई 80, 0.6 हो गया। तो 0.6 यहाँ ले आओ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है 40% है। ठीक है, तो ये आपकी मार्जिन ऑफ 40 क्या है, सेल है, ये वाली सेल, ये वाली सेल। ठीक है, तो ये होगी 0.4 एस कर लो इसको, राइट, 0.4 एस कर लो। तो ये आपका हो गया, मतलब भाई ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। तो जब इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 0.6 एस, जब इसमें से इसको माइनस करोगे, और ये कितना हो जाएगा 11,52 ये हो गया, और 0.6 इंटू 0.6 ये नीचे आ जाएगा जब ये यहाँ से हटाओगे,
तो सेल कितनी आ गई आपकी, सेल आपकी आ गई टोटल। तो जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3,20,000,000, 3,20,00,000 आ जाएगा ये, ठीक है जी। नहीं नहीं, 32 लाख आ जाएगा, 32 लाख, सॉरी 32 लाख आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 32 लाख। ठीक है, तो ये 32 लाख आपकी टोटल आ गई, 32 लाख आपकी क्या आ गई, सेल आ गई आपकी। और पर यूनिट सेल का प्राइस क्या है, 80, तो यूनिट के टर्म में कितनी आएगी, 32, 1 2 32 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो ये यूनिट की टर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितनी आएगी, ये 40 लैक्स आएगी मेरे हिसाब से, नहीं 40,000 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो ये आ गई 40,000। ठीक है, कितनी आ गई, 40,000। तो ये आपका आंसर, ये बी ठीक हो गया, 23 का बी ठीक हो गया। और भी इसके और तरीका शॉर्टकट बताऊं आपको एक में, शॉर्टकट क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आपका अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है ना, है तो आपका ब्रेक इवन जो होगा वो 0.6 होगा। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट अगर करना है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन आपका जो पॉइंट होगा ना, वो 0.6 ऑफ सेल होगा, सिंपल सिंपल 0.6 ऑफ सेल होगा, ये देख लो आप। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आप यहाँ निकालेंगे, है ना, फिक्स कॉस्ट पे जो आप ये निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इस तरह से भी कर सकते हो, 0.6 होगा जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा सेल का, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो ये भी एक कर सकते हो। अच्छा, तो ये आपका 40,000 इस तरह से आंसर आ जाता है। और भी 2-3 तरीके हैं, आप जिससे चाहो उससे कर लो, आंसर आपका वही आना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है कि कॉन्सेप्ट में आपको देखना है रियल में होता क्या है। एक्चुअल सेल जो आपकी होती है ना, एक्चुअल सेल जो होती है वो आपकी ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ये ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके सेल के टर्म में ये एक रेशो में दिए होते हैं। जैसे ये कहेगा ब्रेक इवन सेल क्या है, मैं बता रहा था कि 0.6 ऑफ एक्चुअल सेल होगी, और इस केस में ये 0.4 जो दे रखा था, ये 0.4 ऑफ एक्चुअल सेल होगा, मार्जिनल सेफ्टी। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि इस तरह से फॉर्मूला बनता है, आप जिस तरह से चाहो घुमा दो। ब्रेक इवन के लिए भी मैंने आपको 2-3 चीज बताई थी। ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ फिक्स कॉस्ट चाहिए, और यहाँ आपको पीवी रेशो या जो आपका सीएस रेशो जो भी आपका है वो चाहिए। अगर आपको यूनिट में निकालना है, ब्रेक इवन सेल को आपको यूनिट में अगर निकालना है ना, यूनिट के टर्म में, तो आप इसको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, सिंपल सिंपल रख लो। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये इस तरह से आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अपने मन से। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो आपके सवाल किसी भी तरह से हो जाए, किसी भी तरह से आप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा ठीक ठीक। तो हमारे केस में ये आया आपका 40,000 आंसर। 24 नंबर पे मैं चलता हूँ। द पीवी रेशियो ऑफ ए फर्म डीलिंग इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज 50%, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म एट द सेल वॉल्यूम विल बी, कितना होगा ब्रेक इवन पॉइंट बताना है जब सेल वॉल्यूम आपका कितना आ रहा है, 50 आपका ये आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या आ रहा है 50, ब्रेक इवन ऑफ द फर्म बताना है जब सेल वॉल्यूम आपका 50 लाख है। ठीक है, तो आपका देखो जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका इनने दिया है कितना, 40%। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है सेल का इतना, तो 5 चौक 20 है, तो आंसर तो 30 लाख वैसे ही दिख गया है 24 का। ठीक है, आंसर तो 30 लाख मुझे वैसे ही दिख गया, मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें। भाई मैं तो सिंपल ये जानता हूँ, ये 40% जो है, ये 40% जो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसका। तो इसका 40% ये मैंने आपको क्या कहा था कि एक्चुअल सेल जो होती है वो ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बता रहा है ये कह रहा है कि 40% है इसका, तो 40% इसका मैं करूंगा कितना आएगा, 40% इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.4 से। अगर मैं इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आंसर आ गया, 20 लाख, सीधा सीधा 20 लाख आंसर आ गया ना ये। और एक्चुअल सेल दी हुई है 50 लाख यहाँ, तो ये ब्रेक इवन सेल कितनी आएगी बताओ, ब्रेक इवन सेल आएगी 30 लाख, 50 लाख माइनस 20 लाख। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका आंसर वैसे ही आ गया, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही लिखाओ इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 30 लाख रुपए आपका आंसर आ गया।
ठीक है साहब, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 25 नंबर, एबीसी लिमिटेड हैज द पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, ये 19.2 lakhs ऑफ टोटल असट जो है 96 लाख के हैं, 96 लाख के हैं। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज असट बाय 24 लाख व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 8.4 लाख। देयर विल बी a नेट इंक्रीज इन द डेप्रिसिएशन ऑफ 4.8 लाख। तो रिटर्न कितना होगा? अब इसमें आरओआई में क्या फर्क आएगा ये बताना चाह रहा भाई। पहले वो 96 लाख के पहले लगा लो कि बिफोर और आफ्टर, दो सिचुएशन देख लो क्या है। बिफोर क्या है आपके 19.6 लाख का प्रॉफिट है, 96 लाख के एसेट हैं, तो रिटर्न कितना हो गया भैया? रिटर्न कितना हो गया बताओ जी? रिटर्न बताओ जी, आपके हो गए 19.6 डिवाइडेड बाई 96 है 19.20, सॉरी 19.20, तो यह 19.20 डिवाइडेड बाई 96, ये 20% का रिटर्न आ रहा है साहब यहाँ तो। इसमें 20% का रिटर्न आ रहा है इसमें तो, पहले केस में तो। अब इन्होंने क्या किया, अपने असट इंक्रीज कर दिए 24 लाख से, ठीक है ना। तो 24 लाख से जब असट इंक्रीज करे तो असट कितने हो गए? 1,20,000 के, 1,20,000 के। और प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 8.4 बढ़ गया, जिसमें से आपका 4.8 जो है डेप्रिसिएशन बढ़ गया। तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा? 8.4 माइनस 4.8, तो ये कितना होगा? 14 में 6 होगा, 3.6 बढ़ गया आपका। तो कितना हो गया? 3.6 आपका पहले 19 था, तो अब भी प्रॉफिट कितना आ गया? अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ वाला फिगर कैसे निकलेगा? 19.2 प्लस 8.4 माइनस 4.8, इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 22.8। तो 120 के अगेंस्ट कितना आपका आ रहा है? एसेट के अगेंस्ट 22.8, विच इज बेसिकली अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 19%। तो आपका पहले क्या था? रिटर्न ऑफ इनकम, आरओआई जिसको कहते हैं, आरओआई पहले कितनी थी? 20% थी, और अब कितनी हो गई? 19 हो गई। तो आपका डिक्रीज हो गया आरओआई। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक है। 25 नंबर का आपका क्या हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। 26 नंबर का चलते हैं। फॉर ए लर्निंग कर्व परसेंटेज, जिसकी लर्निंग कर्व 72% है, टाइम टू कंप्लीट द 4th यूनिट ऑफ 12 यूनिट जॉब इन द असेंबली लाइन, इनिशियल आपका 80 आवर्स ले रहा है पहला यूनिट। लर्निंग कर्व क्या होता है? आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लर्निंग कर्व होता है बेसिकली, लर्निंग कर्व ये मान के चलता है कि जब कोई प्रोसेस नया होता है तो इनिशियली टाइम ज्यादा लगता है, जब आप उसको काम को करने लगते हैं तो आपका टाइम कम होता जाता है। तो लर्निंग कर्व 72% का मतलब ये है कि अगर मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, मैं अगर पहली यूनिट बना रहा हूँ और सपोज मुझे उसके लिए जो भी टाइम लग रहा है टी टाइम लग रहा है, तो जब मैं इस प्रोडक्शन को डबल करूंगा, जब मैं इस प्रोडक्शन को 2 यूनिट बनाऊंगा, तो मुझे एक्चुअल में तो 2t टाइम लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा लर्निंग कर्व 72% का है, तो मेरा टाइम एक्चुअली 0.72 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इस केस में मेरा टाइम? 2 इंटू 0.72, मतलब मेरा कितना टाइम लगेगा? इसका मतलब 1.44 लगेगा 2 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि पर यूनिट कितना टाइम लगेगा? डिवाइड अगर 2 करेंगे तो 0.72 लगेगा। मतलब अगर मैं एक यूनिट बनाता हूं तो मुझे 1 मिनट लगता है, अगर मैं 2 यूनिट बनाऊंगा तो पर यूनिट मुझे 0.72 मिनट लगेगा, ऐसा मान के चलता है। तो मतलब एवरेज अगर इसको फर्दर डबल करेंगे, मतलब 4 करेंगे, तो कितना लगेगा फिर आपका? 0.72 इंटू 0.72 इंटू 4 है, इतना टाइम लगेगा 4 यूनिट को बनाने में। तो ये कह रहा है कि अगर आप 4th यूनिट बनाएंगे तो आपका क्या टाइम लगेगा। तो इस केस में आप सोचो ये कितना टाइम लग रहा है, आप बताइए। 4th यूनिट में, 4th यूनिट बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया। तो आप देखिए 0.72 इंटू 0.72 इंटू 80 है, ये टाइम लगेगा आपको। 0.72 इंटू 0.72 इंटू 80,
तो आपका कितना टाइम आ रहा है, इसको अगर करेंगे तो आएगा ये 41.472, ये टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ गया 40, ये वाला सॉरी 41.472। ठीक है, 26 का आपका आ गया 41.47, ये वाला आंसर आ गया। इस तरह से आपका टाइम लगेगा, राइट। तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए 27 नंबर का सवाल मैं करता हूं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट 40,000 ऑफ न्यू मिक्सचर्स could be sold annually at a price of 60 each. To design, develop and produce this new mixture, the investment of 40 lakhs would be required. कह रहा है कि 40 lakhs का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगा, 40,000 मिक्सचर बनाएंगे, 60 रुपए के भाव पे बिकेगा। द कंपनी डिजायर्ड ए 15% ऑन रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न चाहिए, इसमें 15% चाहिए। गिवन दी डाटा द टारगेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बताओ क्या है, टारगेट कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखो भाई, आपने देखो सेल प्राइस फिक्स कर दिया और प्रॉफिट फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये रिटर्न फिक्स कर दिया। तो टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका टारगेट सेलिंग प्राइस टारगेट कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, यानी कि टारगेट कॉस्ट जो आपकी निकलेगी टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये 40 लैक्स है, 40 लैक्स पे आपको कितना रिटर्न चाहिए, 50%। तो आप देखो यहाँ 40 लैक्स, ये आपका प्रॉफिट हो गया एक तरह से, इंटू 0.15। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई, ये आपका ये आपका 6 लाख आ गया। ठीक है, 6 लाख आपका आ गया, राइट, 6 लाख आ गया। और आपका 40,000 न्यू यूनिट बिकनी है 60 के भाव पे। तो ये कितना आपका हो गया, सेलिंग कितना हो गया, 6 चौक 24। तो सेल कितनी होगी आपकी, 24 लाख, 24 लाख भाई, 4,000 यूनिट इंटू 60 के भाव पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। और आपकी प्रॉफिट कितना हो गया, टारगेट प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख हो गया। तो टारगेट कॉस्ट कितनी बची, टारगेट कॉस्ट बची 18 लाख की जी। तो 18 लाख की अगर टारगेट कॉस्ट बची आपकी, तो पर यूनिट कितना हो गया, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट अगर कितना हो गया आपका, 18 लाख डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 40,000। तो ये कितना आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ गया, 45 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इस केस में सी करेक्ट हो जाता है, ये सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, आपका सी करेक्ट हो जाता है, 45 हो जाता है। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं जो 28 नंबर का है। When you wait till the manufacture of a product has been completed and then record all the related issuance of the inventory। तो ये बैक फ्लश के केस में करते हैं। बैक फ्लश के केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम क्या, जैसे जैसे आपका ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या करते हैं आप, कि पहले आप जो है मटेरियल के रिसिप्ट का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, या इन्वेंट्री का बनाते हैं, फिर उसको आप WIP बनाते हैं, WIP का खाता बनाते हैं, फिर आप COP का खाता बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ सेल का खाता बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कहते हैं। लेकिन इसमें केस में क्या करते हैं, इसमें आपके बैक फ्लशिंग में ये सब चीजें नहीं करते। ठीक है, हम केवल यहाँ जब कॉस्ट बिल्कुल ये प्रोडक्शन बन के हो जाता है तब हम शुरू करते हैं। तो जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तब हम करते हैं केवल बैक फ्लश में। तो इसका आंसर बैक फ्लश अकाउंटिंग है। फोरेंसिक अकाउंटिंग तो अलग होती है, टैक्स अकाउंटिंग, लीन अकाउंटिंग, ये सब अलग है। बैक फ्लश में ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगला सवाल चलता हूँ 29 नंबर का। ये आपका क्वालिटी से रिलेटेड सवाल है जो आपके सी सेक्शन में आता है। तो ये डॉक्टर डीमिंग्स जो थे, डीमिंग व्हील बनाया था इन्होंने, PDCA साइकिल जिसमें होती थी। इन्होंने आपका बेसिकली क्या किया था कि आपका इनका जो मानना था, बेसिकली इनका मानना था कि जो ये आपके हैं, कि डीमिंग ने कहा था कि आपके डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके मैं अगर एक तरह से जोड़े मिलाऊं तो ये हो जाएगा
इशिवाका डेवलपमेंट जो था, इशिवाका ने क्या कहा था कि आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इन्होंने बनाए थे, ठीक है। टाइप ऑफ वेरिएशन जो होते हैं वो कॉमन कॉज की वजह से होते हैं। नॉर्मली जो वेरिएशन आते हैं उनके कॉज कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी से रिलेटेड सवाल है और ये हिस्टोग्राम है, तो आपका इस तरह से ये आंसर ये सी वाला करेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको अगर दो ऑप्शन भी पता होते हैं तो ये बात बन जाती है, लेकिन आपको ये बेसिकली क्वालिटी से रिलेटेड सवाल है, तो आपने पीडीसी साइकिल और ये सब अगर पढ़ी होंगी, मैंने अभी आपको कराया नहीं है अभी, तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो देखते हैं फिर उसमें क्या होगा, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये है। डीमिंग व्हील्स और ये डेवलपमेंट तो बहुत लंबे हैं, क्वालिटी वालिटी से अगर रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाए तो इट्स टेक ए लॉट टाइम। तो अभी आप इसको एक तरह से मैं अदरवाइज कहूँ तो मतलब याद ही कर सकते हैं। तो सवाल नंबर आपके चलते हैं 30 पे। A company uses traditional system of standard costing system. The inspection and setup cost are actually 1760 against a budget of rupees 2000. एक कंपनी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करती थी, उसने पाया कि उसकी इंस्पेक्शन और सेटअप की जो कॉस्ट है वो 2000 की जगह कितनी आ रही है, 2000 के अगेंस्ट कितनी आ रही है, बजटेड 2000 के अगेंस्ट 1760, 1760 रुपए। कंपनी ने क्या किया, एबीसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया एंड अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ बैचेज इज आइडेंटिफाइड एज ए कॉस्ट ड्राइवर। बैचेज को उन्होंने कॉस्ट ड्राइवर माना और जो इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट के लिए, मतलब इंस्पेक्शन और सेटअप कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, बैच को एक ड्राइवर मान लिया। द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ 1000 यूनिट, यानी कि यहाँ कितने बैच हुए होंगे, 10 बैच हुए होंगे। द बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट इन बैचेज ऑफ 10,000 यूनिट, यानी कि यहाँ 10 बैच हुए होंगे। वेयर द एक्चुअली 9,000 यूनिट वर प्रोड्यूस इन 11 बैचेज। द कॉस्ट पर बैच अंडर द एबीसी सिस्टम क्या होगी। तो एबीसी सिस्टम के अंदर आपकी बैच की कॉस्ट क्या होगी भाई, देखो आपकी यहाँ कितना था, ये सिंपल 10 बैच थे। कितने बैच थे जी, यहाँ 10 बैच थे हैं, और बजट कितना, इसका कॉस्ट कितना था 2000। तो पर आपका कॉस्ट पर बैच कितना आना चाहिए था आपका 2000, 2000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना आना चाहिए था 200 रुपीज। सिंपल सिंपल। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था इसका, ये आना चाहिए था 200 रुपीज आना चाहिए था। बाकी तो ये सब चीजें हैं उनको कोई मतलब नहीं है आपका। सिंपल वो पूछ रहा है कॉस्ट पर बैच कितनी होनी चाहिए, पर बैच अंडर एबीसी सिस्टम कितना होना चाहिए, 200 रुपये होना चाहिए, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक है। क्योंकि ये ड्राइवर जो इन्होंने निकाला है वो उसी को ये पूछ रहा है, राइट। तो अब आपका इस तरह से मैं 30 नंबर तक सवाल करा दिए हैं, इसमें 98 सवाल हैं टोटल। तो अब अगली क्लास में करेंगे क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ जा रही है, ठीक है, राइट। वी स्टॉप हेयर एंड वी विल सी द next thing in the next class. So with this I thanks for watching.